नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और हमारे साथ कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र की रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे एक्विटी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 150 अंकों की कमजोरी के साथ 23,650 के पास गिफ्ट निफ्टी। कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो याद रखें कई सारे एशियाई बाजार आज न्यू ईयर के तौर पर बंद रहेंगे। आज नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कई सारे एशियन मार्केट्स बंद रहेंगे। जापान और कोरिया के मार्केट बंद है, हांगकांग के बाजार भी बंद है, लेकिन चीन के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर आज सुबह सुस्ती के संकेत निकलकर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार पूरा साल तो अच्छा रहा, लेकिन कल के सत्र में थोड़ी सी कमजोरी दिखी। याद रखें S&P 500 1% गिरकर बंद हुआ। वही डाउ जोन्स में भी करीब 1% की गिरावट दिखी। नैस्डैक कॉम्पोजिट 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आए। कई सारे मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। याद रखें एनवीडिया की बात करें तो यहाँ पर गिरावट दिखी। टेस्ला 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। मेटा प्लेटफॉर्म्स और अमेजॉन जैसे कुछ स्टॉक्स में भी कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां से भी कमजोर संकेत निकल कर आ रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की कमजोरी दिखी है। नैस्डैक फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी सुस्ती के संकेत ही आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद बोइंग के स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी। याद रखें साउथ कोरिया का ये सबसे बड़ा और सबसे डेडली क्रैश रहा है और बोइंग के स्टॉक में 2% से ज्यादा की गिरावट इसके दम पर दिखी। इसके अलावा कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स होंगे इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में जिस पर सबकी नजर रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सर्वे का डेटा आता हुआ नजर आएगा, वीकली रिपोर्ट जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। तो इस हफ्ते तो ज्यादा व्यूज नहीं थे अब तक, लेकिन इस हफ्ते थर्सडे के बाद कई मैक्रो फिगर्स आते हुए नजर आएंगे और अगले हफ्ते भी कई सारे मैक्रो डेटा आते हुए नजर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट्स पर ही नहीं लेकिन बैक होम इंडियन मार्केट्स पर भी दिखाई देगा। इस साल की बात करें तो याद रखें पिछले कुछ महीनों में वॉलेटिलिटी लिखी है, लेकिन 2024 की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में अच्छे खासे रिटर्न्स दिखे हैं। इनफैक्ट नैस्डैक की बात करें तो 30% के रिटर्न्स, S&P 500 24% और डाउ जोन्स में करीब 13% के रिटर्न्स 2024 में दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छा साल रहा इंडियन मार्केट्स के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों के लिए भी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कल सुस्ती दिखी। FTSE 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक और कैक में भी करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। कमोडिटी मार्केट यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। सोने और चांदी 2 दिनों की गिरावट के साथ कल हरे निशान में दिखे। स्पॉट गोल्ड $2,610 पर आउंस के आसपास। वही स्पॉट चांदी की बात करें तो $29 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ। 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज के सत्र में थोड़ी सी तेजी सोने और चांदी में निकल कर आई है। वही कच्चे तेल की बात करें तो डिमांड और सप्लाई कंसर्न्स हैं, ड्यूअल इम्पैक्ट दिखेगा। डिमांड कम होने की चिंता है, वही सप्लाई बढ़ने की चिंता है, जिसके चलते यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। ब्रेंट क्रूड $75 के नीचे फिसलता हुआ। वही WTI क्रूड की बात करें तो $71.4 पर बैरल के आसपास, लेकिन ऑल इन ऑल ट्रेंड कमोडिटी मार्केट में काफ़ी कमज़ोर रहा है। सोने चांदी की बात करें या कच्चे तेल की बात करें पिछले कुछ दिनों से सुस्ती ही दिखी है। DIIs और FIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 1900 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वही DIIs ने करीब 2100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। याद रखें 2024 में FIIs की बिकवाली का ट्रेंड
पेस पकड़ता हुआ नजर आया और वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 46,900 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1130 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। तो याद रखें पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का ट्रेंड हुआ है और वो कल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? याद रखिए गिफ्ट निफ्टी से तो कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार और यूरोपियन बाजार कल लाल निशान में बंद हुए, लेकिन आज की चाल और आज की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, क्या रणनीति होगी आज के लिए? ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर है और गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर ओपनिंग के संकेत दे रहा है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यस, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है एंड कल के सत्र में ही एक इंडिकेशन आ गया था क्योंकि एक जो है एक बेरिश ब्रेकडाउन आ गया था। पॉसिबली 23,500 मॉर्निंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग स्पेस जो है सपोर्ट पे है एंड हम देख रहे हैं कि कई सारी बैंकिंग स्पेस में एक पॉजिटिव रेटिंग्स आ रही है। तो ओपनिंग के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर 23,500 ब्रेक करता है देन फर्दर सेल ऑफ देख सकते हैं, नहीं तो 23,500 से एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें साल के आखिरी सेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इसके अलावा राजेश स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में मेरा जो फर्स्ट बाय है वो है अपोलो हॉस्पिटल में। देखिए, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस एक डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा है लास्ट 2 वीक से, तो अपोलो हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। फ्यूचर्स में भी कल लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिले थे, तो अपोलो हॉस्पिटल को बाय किया जा सकता है। 73.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 71.50 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 76.30 का। यहाँ पे सेल करके भी काम किया जा सकता है स्टॉक स्पेसिफिक। ग्रासिम अगर आप देखें तो 2500 के आसपास लास्ट 4 महीने से सपोर्ट ले रहा था। ये सपोर्ट उसने आज कल ब्रेक किया था एंड यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो जो ब्रेकडाउन लेवल्स है तो 2510 का स्टॉप लॉस रख के ग्रासिम में सेल किया जा सकता है। जो नीचे में टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो होंगे 2300 के। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर बिकवाली की राय 2300 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स की भी राजेश ने बात की। अपोलो हॉस्पिटल्स फार्मा सेक्टर से, इस पर ही आपका नजरिया लेना चाहूंगी। कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी यहां पर दिखी और 2 महीने के ऊपरी स्तर पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स कारोबार करता हुआ। इस इंडेक्स से और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया अपोलो हॉस्पिटल्स के अलावा? देखिए, कई काउंटर्स है, डॉक्टर रेड्डी है, ग्रासिया, ग्लेनमार्क है, सन फार्मा है, सारे काफी अच्छे मोमेंटम में है। इप्का लैब और सन फार्मा फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो इनमें भी एक व्यू पॉजिटिव रखे जा सकते हैं क्योंकि कई टाइम बहुत मतलब काफी समय के बाद फार्मा स्पेस में मोमेंटम है एंड एक्सपेक्ट कर ये मोमेंटम जो है आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू रह सकता है। फार्मा इंडेक्स का ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेटल सेक्टर पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। 1 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स कारोबार करता हुआ, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रिबाउंड दिखाई दे सकता है? और मेटल इंडेक्स से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? देखिए, मेटल इंडेक्स ने जो नवंबर का स्विंग लो है वो ब्रेक कर दिया है एंड एक्सपेक्ट कर कि यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब तक कोई रिवर्सल नहीं दिखता तब तक ये फॉल जो है गहराती हुई दिखाई दे सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर आप देखें तो कई समय के बाद 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो जेएसडब्ल्यू स्टील 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो फर्दर यहाँ से 850 टू 830 लेवल जा सकते हैं। सिमिलरली टाटा स्टील अगर आप देखें तो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे था बट उसको भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबल टाटा स्टील भी 136 के आसपास तक ट्रेड कर रहा है। 130 128 लेवल तक फर्दर स्लिप हो सकता है। तो मेटल स्पेस में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है।
ज्यादा वीकनेस मेटल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर आ सकती है। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश ने दो स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। एक है अपोलो हॉस्पिटल्स और इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जहां पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। इसके अलावा फार्मा और मेटल इंडेक्स के कई स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। पढ़ते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में है, वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई जिसके चलते कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स होंगे, बताएं। जी बिल्कुल शीशा, अभी जो ईयर एंडर है एंड ऑफ कोर्स हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आने वाले 1 तारीख को जनवरी को उनको भी ट्रैक्स करने वाले हैं। लेकिन कुछ जो है गुजरात गैस या पावर स्टॉक्स उन पे कुछ डेटा आया है, उन पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो है गुजरात गैस के पहले जो हम बात कर रहे थे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ पे आपके बैंकिंग स्टॉक्स, आपके मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी आज नज़र में रहने वाले हैं और यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। ये जो आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं, जहाँ पे राइजिंग स्ट्रेस जो है आपको अनसिक्योर्ड लोन्स में देखने मिल रही है। देखा जाए जो स्ट्रेस्ड माइक्रो फाइनेंस के जो पोर्टफोलियो है, वो लोन्स जो है लगभग मार्च में 2.15% थे और अब सितंबर में ये डबल हो चुके हैं, 4.3% आ गया, यानी कि स्ट्रेस जो है दिख रहा है। और ओवरऑल जो है क्रेडिट कार्ड बैड लाइन रेशियो भी ऑलमोस्ट 2.2% पे और एजुकेशन लोन्स भी 2.7% के बैड लोन्स के नंबर पे सितंबर के आंकड़े में। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है ओवरऑल मैक्रो डेटा उतनी सपोर्टिंग नहीं देखने मिल रही है और उसके कारण जो है Q3 में भी थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। जो कमेंट्री आ रही है ऑफकोर्स बहुत सारे मैनेजमेंट से Q3 से टर्न अराउंड होगा, तो शायद एक्सपर्ट्स फील कर रहे हैं कि इस बार नहीं होगा। तो ऑफकोर्स थोड़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट जो है बैंक्स के लिए भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, तो उनको आप ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा। सोर्सेज बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश को कि गुजरात गैस जो है यहाँ पे मोरबी सिरामिक एसोसिएशन जो है एक प्रपोज्ड 1 मंथ कंप्लीट शटडाउन रख सकता है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। हालांकि ये डिसीजन जो है जो लिया जाएगा, ये फाइनल डिसीजन 5 जनवरी को लिया जाएगा। अब ये शटडाउन क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वीक एनवायरनमेंट डिमांड है उसको ऑफसेट करने के लिए शटडाउन किया जा रहा है। तो ऑफकोर्स इस बात पे भी जो है नज़र रखिएगा। पावर स्टॉक्स जो है पॉजिटिव रिएक्शन माइल्ड देखने मिल सकता है, क्योंकि पावर डिमांड ग्रोथ पॉजिटिव हुई है नवंबर में और दिसंबर में एक्सेलरेशन देखने मिला है। ऑफकोर्स जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगस्त और अक्टूबर में थोड़ी गिरावट भी देखने मिली थी। अब इसका कारण 2 है, एक तो लो बेस था लास्ट ईयर और दूसरा बात जो म्यूटेड विंटर्स था लास्ट ईयर, आप देख रहे हैं कि विंटर्स में जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल रही है। देन ऑफकोर्स पावर का भी जो डिमांड अभी देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो ऑफकोर्स उनकी जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज प्राइसेस अभी भी लेकिन लोअर लेवल्स पे ही हैं, बट नेवरदलेस 3 महीने के बाद पावर डिमांड वापस आ गया है। पावर स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। माझगांव डॉक लगभग 2000 करोड़ का जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। वही आरवीएनएल भी जो है L1 बिडर आए हैं, लगभग 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो इंडियन रेलवे से इन्हें मिला है। लुपिन पे भी नज़र रखिएगा। इन्होंने जो है एक ब्रांड है हिमसुलिन ब्रांड जो है उन्होंने एली लिली से ले लिया है और अपनी जो भारत की पोर्टफोलियो है डायबिटीज़ की, उनके प्रोडक्ट्स की, उसको वो बढ़ा रहे हैं। तो ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाने वाले हैं। तो ऑफकोर्स लुपिन के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। और आखिरी स्टॉक जिस पे हमारी नज़र रहेगी वो है ईज माई ट्रिप, यानी कि ईजी ट्रिप प्लानर्स। यहाँ पे जो है प्रमोटर निशांत पित्ती अपनी इंटायर 14.21% स्टेक, जिसका कुल वैल्यू 780 करोड़ रुपए आता है, उनकी वो बिकवाली करने वाले हैं। जो डील होने वाला है वो 13% डिस्काउंट पे रहेगा। और इंटरेस्टिंगली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, जहां पे वो लैपअप करने वाले ये शेयर्स, ये ब्लॉक डील लाइकली आज हो सकता है। और ओवरऑल जो प्रमोटर का स्टेक है वो ऑलमोस्ट 50.4% था, वो जो है घट के जो है ऑलमोस्ट 36% हो जाएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो एक बड़ी सेलिंग देखने मिल रही है। और निशान जी ने जो है सितंबर में भी जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 14% स्टेक भी, तो एक कह सकते हैं कि 28% स्टेक जो उन्होंने पूरी ही कैश आउट या सेल कर दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहाँ पे आज को नज़र रखनी होगी आज दिन के ट्रेड में। बिल्कुल, तो ब्लॉक डील के चलते जहां पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं ईज माई ट्रिप प्लानर्स, इसके अलावा लुपिन, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स
आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट के चलते, और इसके अलावा पावर स्टॉक्स और मस्गांव डॉक, आरवीएनएल और डविन्स के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से फोकस में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पर निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और उनके दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडस टावर पर, जहां पर सिटी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है पॉजिटिव आउटलुक अब अगले 90 दिन के लिए, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 485 का रखा है। उनका कहना है कि डिविडेंड रीइंस्टेटमेंट जो है उसमें इंप्रूवमेंट दिख सकता है सेकेंड हाफ में, और जो रेड्यूस कैपेक्स है वो सपोर्ट कर रहा है फ्री कैश फ्लो जनरेशन में। उनका कहना है कि कुछ भी एनी प्रोग्रेस जो है वोडाफोन आइडिया के डेब्ट फंडिंग में, वो एक की मॉनिटरेबल जो है फैक्टर रहेगा आगे चल के। इसी के साथ साथ सिटी की नोट वोडाफोन आइडिया पे भी आ रही है, जहाँ पे उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाई हाई रिस्क टारगेट प्राइस रखा है 13 का। उनका कहना है कि जो डेट फंडिंग को लेकर क्लैरिटी जो है वो एक की कैटलिस्ट होगा आगे चल के, और ईजीएम जो है वो 7 जैन को शेड्यूल है। ईजीएम में जो है वो उसमें कुछ एड्रेसेबल होगा, जैसे कि शेयर होल्डर अप्रूवल, 1980 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, और जो प्राइस है वो 18.28 पर शेयर का रहेगा। इसी के साथ साथ पावर सेक्टर पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उनका कहना है कि अक्टूबर नवंबर में ईयर ऑन ईयर जो डिक्लाइन देखने को मिला था, वो अभी नवंबर एंड दिसंबर में जो है पॉजिटिव पावर डिमांड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो टोटल 12 गीगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है विद स्टोरेज, वो ऑक्शन हुए हैं कैलेंडर ईयर 2024 में, और 28 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो कमीशन हुई है 11 मंथ CY 24 में, इंक्लूडिंग 2.3 गीगावाट इन नवंबर में। उनका HSBC का मानना है कि 3 से 5 गीगावाट के जो थर्मल कैपेसिटी जो प्लांट है वो कमीशन हो सकते हैं FY 25 में। इसी के साथ साथ बात करें बैंक पे भी, यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है UBS की, जहाँ पर उनका कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस ओवरड्यू है वो 11 बेसिस पॉइंट अब था मंथ ऑन मंथ नवंबर में, जो कि 18.6% पर था। उनका कहना है कि हायर स्लिपेजेस एक्सपेक्टेड है H2 FY 25 में, अगर उसको कंपेयर करेंगे हम H1 से। और कुछ मैनेजमेंट का मानना है कि जो स्ट्रेस है वो Q3 में देखने को नहीं मिल सकता है। इसी के साथ UBS का जो ओवरऑल आउटलुक है बैंक पर वो न्यूट्रल है, और उनके जो टॉप 3 पिक है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक और फेडरल बैंक है। UBS ने इन तीनों ही बैंक पे जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और HDFC बैंक पे उन्होंने 2100 का टारगेट रखा है, और फेडरल बैंक में जो है 250 का टारगेट रखा है। तो कहीं ना कहीं आज इन सेक्टर और स्टॉक्स पर जो है एक्शन देखने को मिल सकता है ब्रोकरेज के दम पर। बिल्कुल, कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स जहां पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है और उसके दम पर एक्शन दिखेगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर दोनों पर सिटी की रिपोर्ट, और पावर स्टॉक्स पर भी HSBC की रिपोर्ट आई है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। साल का आखिरी दिन, सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज थोड़ी सी तेजी दिखी है, क्या रणनीति होगी और कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग वेरी मच। देखिए, थिंग इज दैट कि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू नेगेटिव कारोबार ही होता देखा लास्ट पिछले वीक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स यहाँ पे फर्मनेस बनाए हुए हैं, और 107.1525 के ऊपर जब तक कि इंडेक्स बना हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर ऊपरी लेवल पे प्रेशर यहाँ पे रिलीज फील होगा। तो मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट तो नहीं, बिकॉज काफी अच्छा फॉल आया है, बट अभी यहाँ पे राइज मिलता है। गोल्ड स्पेसिफिक लेवल की बात करें तो 76,000, 450, 500 के आसपास गोल्ड मिलता है MCX के अंदर, तो वहाँ पर एक बार शॉर्ट की रणनीति बना सकते हैं। 76,675 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है मुझे 75,700 तक ये भाव इस वीक देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी सेल ऑन राइज ही रखें, कोई स्पेसिफिक क्लू नहीं है। चाइना के एंड से फैक्ट्री एक्टिविटीज भी वीक है, तो मेटल्स में भी वीकनेस अभी लग रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप अराउंड 88,000 के आसपास सेल कर सकते हैं। 88,300 के आसपास के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली वापस से मुझे लगता है 86,800, 87,000 तक इसके भी भाव देखने को मिल सकते हैं। जी
ठीक है, तो प्रेशियस मेटल मार्केट में सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। चांदी पर 87 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और 88,275 का स्टॉप लॉस बनाकर रखे। और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी 75,700 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस में बड़ा उछाल दिखा है ओवरनाइट। यहाँ पर क्या रणनीति होगी और कच्चे तेल की भी अपनी रणनीति बताएं। देखिए, आफ्टर वेदर फोरकास्टिंग नेक्स्ट 2 वीक 3 वीक्स के लिए जिस हिसाब से वहाँ पे कोल्डर वेदर होने की पॉसिबिलिटीज है यूएस के अंदर, तो एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। हालांकि जो ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिला, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल फॉल। तो हो सकता है ये टेक्निकल थोड़ा फॉल एक्सटेंड कर सकता है। इंटरडे की बात करें तो 340-41 के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहाँ पर एक बार फॉर इंटरडे ओनली एक बार सेलिंग की रणनीति बना सकते हैं। 351 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली 314-15 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर रहेगा, ओवरऑल जो इसका मोमेंटम है वो 310 के ऊपर जब तक नेचुरल गैस बना हुआ है तो वहाँ पे तेजी का है और 400 के आसपास तक के लक्ष्य इस रैली के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट फॉर इंटरडे यू कैन सेल। वहीं पर क्रूड के अंदर एक कंडीशनल सेलिंग ली जा सकती है। प्राइजेस अगर कंडीशनली 6,085 के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर एक बार ट्रेडिंग के लिए सेल करें। 6125 के आसपास का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसके भाव भी 6,035 5960 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर 6,035 से 5,960 तक के लेवल्स क्रूड ऑयल पर नजर आ सकते हैं बिकवाली की राय। लेकिन नेचुरल गैस जहां पर एमसीएक्स पर कल 16% का उछाल दिखा, उसके बाद लॉन्ग टर्म का नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से बिकवाली की राय 314 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए, कंटिन्यूस बेसिस पे चाइना के एंड से कोई सिग्निफिकेंट क्लूज नहीं मिल रहे हैं। लिक्विडिटी पंच प्रॉपर ढंग से एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिविटीज अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर वीक लग रही है। तो मुझे लगता है कि एक टेम्पररी पुल बैक्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो मेटल्स अभी स्ट्रक्चरल मंदी का ही लग रहा है। फॉर इंटरडे कॉपर में सच कोई रणनीति नहीं है, बट आप इसको पोजिशनली जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट 821 के नीचे बन जाए यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति बना के रखें। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर फॉर 2 से 3 वीक्स के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 775-76 तक के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिले। वहीं जिंक के अंदर आप शॉर्ट टर्म और एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल करें। 283.25 के आसपास तक आता है भाव, तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। 284.25 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव 277.50 से लेकर 272 तक इमीडिएट मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। 150 अंकों की कमजोरी के साथ 23,660 के आसपास कमजोर ओपनिंग के संकेत। कल के अमेरिकी बाजार और यूरोपियन बाजारों की गिरावट के साथ आप कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 स्वदेश के साथ।